अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और वो इजलास हुआ है सनतकारों का और वफाकी हुकूमत का, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की तरफ से जो वाज़े आज पैगाम आया वो यही है कि हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। तो ये एक जो बड़े दिनों से हवा मतलब एक अफवाहें चल रही थी कि जी शायद वो एक पेज जो है वो अलहदा हो रहा है और टेंशन है, स्ट्रेस है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो आज हमने देखा कि हालांकि अहम सनतकारों से, ताजरों से मुलाकात थी और उसमें वजीर आजम ने आर्मी चीफ को भी मदऊ किया था, वज़रा भी सारे मौजूद थे और उसमें मैसेज जो था वो यही था कि अब पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ रवां दवा है और इसमें फौज की तरफ से उन्होंने कहा कि जितनी भी हुकूमती पॉलिसीज हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत का वो पूरा साथ देंगे। फिर उन्होंने जो बातें ज़राए के हवाले से बाहर आई हैं, उन्होंने कहा कि दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं जिनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फायदा उठाया जा सकता है। सनतकारों ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की मुकम्मल तायद की और यकीनन जहां पे ऐसा मैसेज आ रहा है और इसकी बड़ी वजह नाज़रीन, आज की इस बैठक की बड़ी वजह यह है कि वजीर आजम कल से यानी कि 3 तारीख से 6 तारीख तक चीन का एक अहम दौरा करने जा रहे हैं और जहां पे वो विंटर ओलंपिक्स की जो इनॉग्रल तकरीब है उसमें भी शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस दौरे को बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है कि एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं जो कि पहले से बहुत अच्छे हैं और जैसे कि मालूम है आपको कि जिसको कहा जाता है कि समुद्रों से गहरी और आसमानों से ऊंची पाक चीन दोस्ती है, तो उसको मजीद मुस्तहकम करने जा रहे हैं। काफी सारे MOUs भी वजीर आजम वहां पे विटनेस करेंगे जो साइन होंगे और ये एक तो इससे पहले इस बैठक का होना ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जहां पे पाकिस्तानी सनतकार, ताजिर, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज में कॉन्फिडेंस रिपोज कर रही है, मतलब वो उसको तस्लीम कर रही है कि जी बेहतर पॉलिसीज हैं और मुल्क की मईशत जो है अब बेहतरी की तरफ रवां दवा है। तो ये एक मैसेज यहां पे आज कल वजीर आजम वहां जाएंगे और फिर इस 3 रोजा दौरे के दौरान वो वहां पे चीनी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, ताजिर हैं, उनसे भी वहां पे वो मुलाकात करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आज मैसेज गया है और फिर उन अफवाहों को भी जो बहुत गर्दिश करती हैं कि जनाब देखें बड़ा स्ट्रेसफुल रिलेशन है बिटवीन सिविल गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, तो ये तासुर आज इस स्टेटमेंट से खत्म हो गया कि हुकूमती पॉलिसीज के अमल दरामद में पूरा साथ देगी फौज। नाज़रीन, एक तो ये हो गया। दूसरी जानिब कल हमें, अगर आपको याद हो, एक रिपोर्ट मौसूल हुई थी लंदन से फयाज शॉल जो कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब के मौलिज हैं और वो अमेरिका में होते हैं, लेकिन वो आए लंदन और उन्होंने मुआयना किया और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो भेजी जिस पे हम कल काफी सहर हासिल गुफ्तगू कर चुके हुए हैं और उसमें एक जगह पे कहा गया था कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को अपने हॉस्पिटल के करीब रहना चाहिए जहां पे उनकी देखभाल भी होती है, जहां पे वो खुदा ना खास्ता इमरजेंसी के लिए भी जा सकते हैं और इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, कोरोना की भी वजह है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जनाब जब तक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लंदन में मुकम्मल नहीं हो जाता तो उस हॉस्पिटल के पास उनको रहना चाहिए। मैं एग्जैक्टली बता देता हूं उस डॉक्टर शॉल, फयाज शॉल का कहना था, इन माय ओपिनियन, उनकी ओपिनियन में, until he gets coronary angiography he should also stay in close proximity to the facilities he has been getting his treatment until the COVID-19।
तो ये उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था। ये दूसरा जो सफ़ा था रिपोर्ट का, उसमें उन्होंने चौथे पैरे में ये कहा था कि ही शुड स्टे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द फैसिलिटीज ही हैज बीन गेटिंग। लेकिन इस पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज मियां नवाज शरीफ साहब अपने साहबजादों के साथ मैनचेस्टर गए, जहां नेल्सन कोई जगह है, वहां पे एक फैक्ट्री का उन्होंने दौरा किया और 425 किलोमीटर जाना और 425 किलोमीटर वापस आना, 850 किलोमीटर का ये सफर मियां नवाज शरीफ साहब ने तय किया। उनकी तबीयत नासाज है और इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि वो एक बाकायदा ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। एक फैक्ट्री में साहबजादे बैठे हुए हैं। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी शायद ये उनके साहबजादों की अपनी फैक्ट्री है या उनका शेयर है, या फिर शायद वो खरीदने के मूड में है इस फैक्ट्री को, और इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है इस फैक्ट्री का दौरा करने गए। तो और कहा यह जाता है कि जनाब, क्योंकि आज मियां नवाज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जनाब बर्गर यहां भी मिलते हैं, तो मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर से जाते हुए लंदन वापस उन्होंने रास्ते में कोई बर्गर भी खाया और बड़ा जबरदस्त किस्म का बर्गर खाया। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA हैं। मंदोखेल साहब आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी, यंग मुस्लिम लीग नून लीडर, दानियाल चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज पहले जरा अगर शुरू करें, जो शेख रशीद साहब ने एक बात की रिपोर्ट के हवाले से, तो मैं चाहूंगा कि वहीं से शुरू करते हैं। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, ये जरा सुन लें। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहते हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। लोगों को बीमारी में धक्का देना चाहते हैं और खुद इनको इतनी सेहत अजीज है, हालांकि बर्गर इस्लामाबाद में भी बड़े मशहूर है। वो ये बयान दे रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं कर सके। जी बर्गर इस्लामाबाद के भी बहुत मशहूर हैं। जाली रिपोर्ट दिखाकर पाकिस्तान से गए। ये सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं शेख रशीद साहब के जनाब जाली रिपोर्ट। तो अगर हुकूमत ये आज की मान रही है कि वो जाली रिपोर्ट दिखाकर गए हैं, तो उस वक्त के कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस थे जिन्होंने ये जाली रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की और इसकी वेरासिटी चेक नहीं की। उसमें चाहे जो भी मुलव्वस हों, उन सब को कम से कम पूछना तो चाहिए था, क्योंकि हम कल भी सुन रहे थे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जनाब ऐसी ऐसी पिटीशंस आ रही हैं कि चोर को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट हुकूमत के ऊपर भी बनती है कि आज अगर सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये जाली रिपोर्ट पे दिखा कर गए और अब जाली रिपोर्टों की बिना पर वो लंदन में रहना चाहते हैं, तो इस पर मैं चाहूंगा कि पहले अगर कादिर मंदोखेल साहब थोड़ा सा कमेंट कर दें, तो फिर मैं दानियाल चौधरी और फिर हुकूमती मौकफ लूंगा। जी कादिर मंदोखेल साहब, ये शेख रशीद साहब ने जो बात की है, तो आपका नहीं ख्याल कि ये एक चार्जशीट अपनी हुकूमत पर उन्होंने आज कर दी? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं समझ रहा हूँ कि इस महंगाई के तूफान में और इस अफरा तफरी में और सिपेक बंद पड़ा हुआ है, खारजा पॉलिसी फेल हो चुके, उधार पे पैसे सूद पे लेके हम अपने बैंक अकाउंट में शो करता है। इन सब चीजों के बाद नवाज शरीफ साहब का केस उठाना और इस पे डिस्कस करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई जरूरी है। हमें अपनी उस पर जोर देना चाहिए, लेकिन चूंकि इशू बन गया, अब अगर शेख रशीद साहब की मैं क्या बात करूं, क्या नवाज शरीफ साहब ने अगर जाली रिपोर्ट बना है, ये अमेरिका है, बरतानिया है, वहां हमारी तरह 28 डॉक्टर नहीं होते हैं कि गली मोहल्ले में बैठ के आप कोर्ट से गैरहाजिरी की सर्टिफिकेट बना के ले जाए। ये आम प्रैक्टिस है। मुझे 28-29 साल हो गए प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट पे करते हुए। ये सारी चीजें हम ये देख रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई हुकूमत को यह लग रहा है कि वो जाली है, तो वहां तो बड़ा आसान कार्रवाई है जाली के खिलाफ।
उस रिपोर्टों को चैलेंज कर दे और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे, यकीनन वो सजा भी जाएगा, उसकी लाइसेंस भी कैंसिल होगा और बहुत सारी चीजें और कादिर मंदोखेल साहब, शेख रशीद साहब ने कहा कि जाली रिपोर्ट दिखाकर गए, यानी कि जब वो पाकिस्तान से गए तब भी वो जाली रिपोर्ट थी। तो मैं उस हवाले से पूछ रहा हूं कि ये तो एक उनके अपने ऊपर, हुकूमत के ऊपर चार्जशीट नहीं बनती कि एक जाली रिपोर्ट पर की बेस पर आपने एक जो है कॉन्विक्ट को, मुजरिम को जो है मुल्क से जाने दिया, उसका नाम ECL से निकाल दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे नौजवान बैरिस्टर साहब भी बैठे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा है। मुझे वकालत में 28-29 साल हो रहे हैं, मैंने कभी ऐसा केस देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि वो जाली रिपोर्टें किसने बनाई है, चलो नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर था, उसने पैसे दिए उनके, जाली बनाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से नामुमकिन है, यूरोप में ऐसा नहीं होता है वहां पे। कादिर मंदोखेल साहब माजरत से, कादिर मंदोखेल साहब मैं माजरत से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं जब वो पाकिस्तान से गए तो जो रिपोर्ट्स यहां के डॉक्टर्स ने बनाई उसकी मैं बात कर रहा हूं। जमीर साहब, आपको बहुत जल्दी है वो बात सुनने की, मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी जी। सीक्वेंस ये है कि मैं यही चीज कह रहा हूँ कि वहां तो जाली बना ली है उन्होंने, सही, और यहाँ जो आपकी अपने घर के डॉक्टर जो मुलाजिम था आपका, और उसको बाद में आपने वजीर सेहत बनाया, फैसल की, डॉक्टर फैसल की बात करूं, उसकी रिपोर्ट जाली हुई है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिस उस बोर्ड के सरबराही करते, उसने रिपोर्ट बनाई, फिर काबीना में बात आ गई, फिर काबीना में आपकी एक वजीर रो रही थी और काबीना की मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं जाने दे, मगर आपने काबीना की सारी चीजें तो इसको पावर को, अक्सरियत को वीटो करके और आपने कहा जाने दे। तो भैया सबसे पहले कार्रवाई तो उनके खिलाफ कर ले, अपने आप के खिलाफ कर ले, उसके बाद आप उस तरफ जाए। आपके अपने लोगों ने आपको रिपोर्ट दी, कोई पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी ने नहीं दी रिपोर्ट है, आपके अपने मुलाजिम ने आपको रिपोर्ट दी है। तो कम से कम अभी किसी चैनल में मुझे बता रहे थे कि उसने लेटर लिख दिया, फवाद चौधरी ने, किसने, वो भाई लेटर मेट्रो से काम नहीं चलता है, सीधे साधा उनके खिलाफ जो ना कार्रवाई करे, मुअत्तल कर दिया जी डॉक्टर फैसल और यास्मीन साहिबा को। बिल्कुल, उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस बनता है यकीनन। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जाली रिपोर्ट दिखाकर गए और जाली रिपोर्ट पर ही वहां रहना चाहते हैं। कोरोना की वजह से खुद तो ट्रेवल भी नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में यहां पे आप जलसे भी करना चाहते हैं और जलसे जुलूस धरने भी करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करते हैं कि अपनी सेहत उनको बहुत अजीज है और जो पाकिस्तान में उनके वर्कर्स हैं उनकी सेहत शायद अजीज नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर साहब, इसमें दो चीजें हैं। पहली, जो शेख साहब ने चार्जशीट अपने मिनिस्टर्स, अपने एडवाइजर्स, अपने उन पैनल के ऊपर बनाई जो इनके प्राइम मिनिस्टर ने, इनके इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक इनकॉम्पिटेंट टीम तश्कील दी, जिसको कहा कि आप ये सारे ब्लड ग्रुप्स, आप ये सारे टेस्ट जो एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी हुई थी, उसमें आपके दो स्पोक्स पर्सन गए, उन्होंने सारे सैंपल्स लिए, उन्होंने सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनको सेकंड किया, शेख रशीद ने उसको सेकंड किया, ECL पे निकालने के लिए एप्लीकेशन दी। दे ऑल वर इक्वली इन्वॉल्व। अगर पहली बात अगर ये कहते हैं फेक रिपोर्ट थी, और इन सबको इस्तीफे देके घर जाना चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह झूठ है। ये ऐसा झूठ है जिसमें ये इम्प्लीकेट खुद होते हैं, ये हाँ कहें या ना कहें। ये वो इसी तरह झूठ है कि आज जब इनसे सवाल करें कि पुरानी हुकूमतों का, इनसे सवाल करें इनकी कारकर्दगी का, इनसे सवाल करें महंगाई का, इनसे सवाल करें गवर्नर हाउसेस को गिराने का और प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का, इनसे बात करें आप जब आपका खसारा 160 अरब पे चला गया, आपका ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया, टैक्स कलेक्शन आपकी, आपने किधर 8000 अरब कही थी, उससे करीब भी नहीं गई, तो क्या कहते हैं पुरानी हुकूमतों के ऊपर। इसी तरह ये अभी भी इल्जामात की खेल और इल्जामात वाला काम कर रहे हैं, और उसमें ना कल कोई हकीकत थी ना आज कोई हकीकत है। और दूसरी बात, अगर ये इतने ही कौम परस्त है, इतने ही ये इनके अंदर कौम का दर्द है, तो अगर इतना ही दर्द है तो इनके ये जो हार्डले स्ट्रीट के डॉक्टर्स हैं, वहां तो भाई आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इवन अ स्मॉल वर्ड ऑफ स्टेटमेंट, इवन अ स्मॉल लेटर is a criminal negligence, and your entire practice can go out of the window. दानियाल, तो दानियाल एक चीज बिल्कुल, वहां के डॉक्टर्स ने बार-बार
दानियाल ये जो तीन सफों की जो दानियाल एक सेकंड मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूं। ये 3 सफों की रिपोर्ट के साथ कोई लैब की कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई ब्लड की रिपोर्ट्स नहीं है कि एज वी स्पीक या कल जब ये रिपोर्ट आई है तो एग्जैक्टली उनकी हालत क्या थी। इसमें तो उन्होंने सारा पिछला रेफरेंस दिया और जो उन्होंने देखा कि ही इज अंडर स्ट्रेस और बस इतना लिख के भेज दिया कि ये अगर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में गए और ये क्योंकि ये अपना पार्टनर भी लूज कर चुके हैं तो ये कि वो उस पे मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, तो वो बहुत मतलब फेटल साबित हो सकता। So then they should challenge it. They should write it back. It's a statement. This is not a medical report. This is a statement given by the doctor who is looking after him. Okay. Not a medical report. ये दो बड़ी different चीजें हैं. वहां आप देखिए बात सुने, अगर बर्तानिया में आपको एक लॉयर जो आपने हायर भी नहीं किया वो आपको गलत एडवाइस देता है, उसके ऊपर वो सू भी हो सकता है और उसकी प्रैक्टिस भी अगर उसको डैमेजेस पे ना करे। अब आ जाए कोविड की तरफ। कोविड की तरफ अपनी चीजों के ऊपर लिख रहा है, आप इसके ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। अब मेडिकल स्टेट, उनकी मेडिकल कंडीशन, उनके हार्ट का रेट, ये सबको पता है। ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। दानियाल अब बात इतनी दूर चल रहा है नहीं गई। इंशाल्लाह मियां साहब इन कमिंग फ्यू मंथ्स विल बी इन पाकिस्तान। इनको घर भेजने के लिए वो इधर पाकिस्तान आपके बीच में होंगे। few months like but it won't be before 23rd March। इन तमाम चीजों के बावजूद ये 23 मार्च से पहले नहीं होगा। अपने बीमार वाइफ को, उनको अपनी बेटी को साथ लेके जब उनको पता दानियाल एग्रीड। माय क्वेश्चन इज के कोविड में आप अवाम को निकाल रहे हैं और खुद उनका लीडर ट्रेवल नहीं कर सकता। वो तो एक मतलब इंडिपेंडेंट जेट भी हायर कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत पैसा है, और नई फैक्ट्री का या जैसी भी है किसी फैक्ट्री का दौरा भी करने चले गए। 850 किलोमीटर आना जाना। मुझे 850 किलोमीटर आना जाने का तो नहीं पता, ये आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन जहां तक बात है कोविड की, मियां नवाज शरीफ कोविड हो या ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ही विल बी बैक इन पाकिस्तान, ही विल बी लीडिंग दोस पीपल इंशाल्लाह वेरी सून। चले मतलब 23 मार्च को अगर कोविड की यही सूरत हाल भी हुई तो लीडरशिप इज नॉट बॉदर्ड। टाइम निकल गया। चले मैं चाहूंगा जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने शेख रशीद साहब की बात भी सुन ली, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ट्रैवल भी किया लंदन से मैनचेस्टर के पास एक जगह है नेल्सन, वहां पे फैक्ट्री गए, वापसी पे बर्गर भी खाया, जिस पर शेख रशीद साहब ने कहा बर्गर तो इस्लामाबाद में भी मिलते हैं। आपको क्या लगता है? और फिर ये कि अगर जाली रिपोर्ट पर गए हैं, आप तो पंजाब में बैठे हुए हैं, आप उस वक्त बहुत करीब से चीजों को भी देख रहे थे, तो ये क्या वाकई जाली रिपोर्ट पर गए थे? तो ये तो आज शेख रशीद ने अपनी हुकूमत पर एक चार्जशीट दे दी। जमीर साहब चूंकि मेरे दोस्त दो हैं और फायरी स्पीकर हैं दोनों, तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, तो आपको टाइम देना, थोड़ा ये ना हो कि वो आप टाइम में डंडी मारें। बेसिक दोनों ने सवाल उठाए हैं। पहली बात तो ये कि देखें, मियां साहब की जो रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इट्स ए मेडिकल ओपिनियन, रादर इट्स ए रोमांटिक मेडिकल ओपिनियन। रोमांटिक मेडिकल ओपिनियन लाइक कि मियां साहब को अपनी मर्जी के पार्क, मर्जी की झील, मर्जी की जगह, मर्जी का मौसम, मर्जी का शहर, मर्जी की ट्रैवलिंग, मर्जी के लोग, फीलिंग्स का ख्याल रखना, पसंद नापसंद का ख्याल, ये सारा कुछ रखा जाए तो मियां साहब ठीक रहेंगे, अदरवाइज मियां साहब बीमार हो जाएंगे। ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है। एक इसका पार्ट ये है मेडिकल ओपिनियन का, ये रोमांटिक मेडिकल ओपिनियन का, जिसमें उनके सारे चीज़ों का ख्याल रखा है। दूसरा ये है कि इसका जो पेशबंदी है कि जी अगर इनको कहीं कन्फाइनमेंट हो गई तो ये बहुत बुरा होगा, उनको सिंड्रोम हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो मैं समझता हूँ कि इससे, जिसे कहते हैं ना, ये जो भी बंदा इसको मेडिकल रिपोर्ट कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं, इट्स ए मेडिकल ओपिनियन। और मेडिकल ओपिनियन की बुनियाद पे आप मेरे बारे में दे सकते हैं, मैं आपके बारे में लिख के दे सकता हूँ, मैं बैरिस्टर दानियाल के बारे में लिख के दे सकता हूँ, मैं कादर मंदोहेल के हवाले से दे सकता हूँ, और दुनिया की कोई अदालत मुझे पकड़ नहीं सकती मैं डॉक्टर हूँ या नहीं हूँ, मैंने मेडिकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे कोई बंदा पकड़ नहीं सकता कि चीमा साहब आपने किस बुनियाद पर लिखा है, आप तो कॉम्पिटेंट ही नहीं। मैं बिल्कुल कॉम्पिटेंट हूँ, आप कह लें कि मंदोहेल के बारे में मेडिकल ओपिनियन देने के हवाले से। सो ओपिनियन जो है इट्स ए मेडिकल ओपिनियन, इसमें कुछ ना कोई इसमें सब्सटेंस है ना इसमें कंटेंट है। अगर इसमें कंटेंट है तो देखें, पिछले दिनों एक मेडिकल रिपोर्ट दी थी इन्होंने जी, मेडिकल रिपोर्ट दी कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मियां साहब को लंदन में इनका क़याम बढ़ाया जाए।
उसकी बुनियाद पे, उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे मियां साहब का लंदन में क़याम नहीं बढ़ाया गया। अब अगर ये समझते हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट ज़्यादा अथेंटिक है, ये डॉक्टर ज़्यादा अच्छा था, अमेरिका से आपके लिए बड़ा सर्टिफाइड था, उसका कामा और उसका कामा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये रिपोर्ट अगर अमेरिका ये लंदन में जमा करा दें तो इसकी बुनियाद पे दोबारा एक्सटेंशन मांग ले, अगर इसकी बुनियाद पे मिल सकती है। इस बात का अदालत में कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना लंदन की अदालत में, ना पाकिस्तान की अदालत में, किसी जगह, क्योंकि ये मेडिकल ओपिनियन है और बड़ी मतलब आप कह लें कि टेलर मेड किस्म की ओपिनियन है। टेलर मेड ओपिनियन में कोई क्या कह सकता है। दूसरी इसमें असल में मैं समझता हूँ यहाँ जो बात हो रही थी कि इसमें बीमारी पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखें अपना ये दानियल, अगर आप मियाँ साहब जो हैं, हम समझते हैं कि मियाँ साहब बीमार भी हैं, मियाँ साहब मुजरम भी हैं, मियाँ साहब नाअहल हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकल गए क्योंकि अदालत ने उनको नाअहल किया। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट है या आप कह लें कि नैब कोर्ट है, दो जगह से वो नाअहल हुए, लिहाजा सियासत का वो हिस्सा नहीं है, हम उनको डिस्कस नहीं करना चाहते। जो बंदा देखें वो सियासत से निकल गया, हम उसको एक आम आदमी बन गया, हम उसको क्या डिस्कस करें। लेकिन आप हमें डराते हैं उनका नाम लेके कि वे आएंगे तो हुकूमत चंद दिन नहीं ठहर सकेगी। उन्होंने आने का नाम लिया, हुकूमत कांपने लग गई, हुकूमत लर्ज गई, हुकूमत गिर गई, वो जो निकलेंगे वहां से तो इधर हुकूमत। तो देखें फिर हमें बात करना पड़ती है मियां साहब के बारे में। देखें मैं सारे पार्लिमानी अल्फाज बोलूं, कोई ऐसा लफ्ज ना बोलूं अपने पल्ले से, तो मियां साहब देखें मुजरम है, मियां साहब हाइन है, उन्होंने खयानत की है, उन्होंने बददियानती की है, इस मुल्क का पैसा लूटा। इस मुल्क के वजीर आजम थे जब दूसरे मुल्क का वो नौकरी कर रहे थे अकामे पे। जमशेद साहब, दूसरा मेरी मजबूरी क्या है। जमशेद इकबाल साहब, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। इस पे लिखा हुआ है कि द प्राइम मतलब मियां नवाज शरीफ साहब शुड स्टे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द फैसिलिटीज ही हैज बीन गेटिंग हिज ट्रीटमेंट अंटिल द कोविड-19। लेकिन आज वो मतलब सरकारी टीवी ने खबर दी है कि 850 किलोमीटर बोथ आना जाना किया उन्होंने और एक फैक्ट्री का दौरा किया अपने बेटे के साथ। अब ये नहीं मालूम कि वो जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब में हिल मेटल खरीद ली थी, ये भी खरीद ली है या जो भी है, इस पर कुछ कमेंट कर दें। और दूसरा कि जब शेख रशीद साहब कहते हैं कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जाली रिपोर्ट दिखा के गए, तो वो तो फिर आप लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट करना था ना, या नहीं करना चाहिए था आपको? देखिए ज़मीर साहब, एक तो ये है कि मैं कारोबारी आदमी, मुझे थोड़ा सा चीज़ों का अंदाज़ा होता है। मैं बात करता था, लोग मानते नहीं थे, लेकिन जो जो चीज़ें मतलब अनवील हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। मेरी ज़ाती राय है कि मियाँ साहब के पास कोई 12 से 15 बिलियन डॉलर हैं। मियाँ साहब के पास 12 से 15 बिलियन डॉलर की मियाँ साहब की वर्थ है। मैं ये कहता था तो बाज़ लोग नहीं मान कहते इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। मियाँ साहब का ये जो चार है ना मेफेयर के फ्लैट्स, ये तो हाथी के दाने दिखाने के दांत है। मियाँ साहब की अगर लंदन में देखें या यूरोप और अमेरिका में देखें या इधर आप सऊदी अरेबिया वगैरह दुबई में देखें, तो बेतहाशा मुल्की दौलत का वहाँ आपको अनबार नजर आएंगे। ये भी एक फैक्ट्री नजर आ गई कि मियाँ साहब एक्टिवली वहाँ पे रेसिपीज फाइनल कर रहे हैं। मियाँ साहब उस मुल्क में आज भी एक्टिव कारोबार कर रहे हैं प्रैक्टिकली। मतलब सबसे ज्यादा उसमें आप अगर वीडियो देखिए, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, मतलब माशाल्लाह एक्टिव कारोबारी आदमी है वहाँ पे। सो आप कह लें कि जिस बंदे ने इस मुल्क की खिदमत करनी थी, वो यहाँ से पैसे लूट के ले जाके वहाँ पे उन बच्चों के लिए कारोबार कर रहे हैं जो इस मुल्क के शहरी नहीं है। जिस मुल्क के 22 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी डाली गई, उस मुल्क के बच्चों को लूट लिया और जो 2 या 3 बच्चे थे उनके लिए जाके दौलत में इजाफा कर रहे हैं। एक बात ज़मीर साहब, एक मिनट अच्छा ज़मीर साहब, 1 मिनट में कंप्लीट कर लेना। मैं फर्क यहाँ पे ये है, मैं देखें एक सरे महल था, सरे महल का बड़ा जिक्र होता रहा 90s में, अर्ली 2000 में भी होता रहा। सरे महल का जब जिक्र आया तो बाद में जरदारी साहब ने बेचा, लेकिन बेनजीर सभा कभी जाके रही नहीं। जब मीडिया में पॉइंट आउट हो गया तो जरदारी साहब या बेनजीर सभा कभी उस सरे महल में जाके रही नहीं। उनमें कम से कम इतनी गैरत या इतनी जरूर थी कि वो मीडिया के डर से वहां नहीं गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जिन फ्लैट से वो इनकारी करते रहे थे, आज सारे पाकिस्तान के मीडिया वहां पे ठहरे हुए हैं, वहां पे बैठे हुए हैं। प्लीज माजरत से मैंने फिर वही सवाल है, शर्मिंदगी कोई चीज उनको नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि जाली रिपोर्ट दिखाकर मुल्क से बाहर गए। उस पर क्या किया? उस पर इंक्वायरी किसने की? चले गए वहां पे। आपका हाई कमीशन के ऑफिशियल ने पीरियोडिकल जाके मियां नवाज शरीफ साहब को मिलना था या उनके डॉक्टर से मिलना था, वो क्यों नहीं हुआ?
रिपोर्ट्स पीरियोडिकली अदालत में आनी थी, वो क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा? अब किस बात की परेशानी हुई है एकदम के जनाब मियां शहबाज शरीफ को खत भी लिख दिया कि आप बताएं कि जी आप क्यों नहीं हमें सेटिस्फाई करें कि 50 रुपए के जो उस पे एफिडेविट पे आपने लिख के दिया था? क्विकली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बाकियों से भी जानूं। एक तो क्विकली एक तो ये था कि हमें सच्ची बात उस वक्त डाउट था। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। हमें डाउट था कि मियां साहब जालसाजी कर रहे हैं, लेकिन जितना पता किया करने की कोशिश की, उसमें यही आया कि वाकई बीमार हैं। चले, इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ पहले एक बिटरनेस हो चुकी थी, हम वो बिटरनेस नहीं करना चाह रहे थे। चले, हो गया, चले, बिल्कुल ठीक है, वो हम नहीं करना चाह रहे थे। हमने उस वक्त रिलैक्स किया। सही, बिल्कुल ठीक है, चलें, रिलैक्स किया, लेकिन अब चार्जशीट मतलब जब आप मान लिया कि मतलब फेक थी वो रिपोर्ट, तब भी कोई एक्शन नहीं। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वजीर आजम कल चीन भी जा रहे हैं और ये जो सियासी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। और आज आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट आना कि जनाब हुकूमत की पॉलिसीज की अमल दरामद के लिए भरपूर उनका जो है वो साथ देंगे हुकूमत का। तो ये सारा जो सीन है, मतलब शहबाज शरीफ साहब को दोबारा एंगेज करना के जो पहले खबरें आ रही थी डील या ढील की, तो आपको क्या लगता है कि ये सारा आउट ऑफ फियर हुकूमत कर रही है? अगर आपके साथ मैं मुतफिक हो जाऊं कि हुकूमत सही कर रही है तो फिर इतनी महंगाई क्यों? अगर मैं आपसे मुतफिक हो जाऊं या आर्मी चीफ को उसको सपोर्ट कर रहे और बिल्कुल करे, यकीनन करना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताओ कि वो जो करोड़ों लोग इस वक्त बेरोजगार है वो क्यों है? सी पैक का हमारा क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्यों सुस्त रवि का शिकार है? चलो चीमा साहब तकदीर करेंगे, नहीं बंद इस्लाह रोड चल रहा है, तो सुस्त रवि का शिकार क्यों है? मगरबी रूट जो हमारे आबाई इलाके से मेरे बलूचिस्तान से गुजर रहा है वो क्यों उस पर काम शुरू नहीं हुआ? ये बहुत सारे सवाल है। अब मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी फंस गई है। उन्हें जिस आदमी में पश्तो के कहावत है कि जा नमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज तो उन्हें खुद पढ़ना, तो चलो उन्हें टांगे मांगे इधर उधर से जो ना वो कराची की एक लैंग्वेज है पकड़ू 11, उन्होंने पकड़ू 11 इकट्ठा करके उसको इक़्तिदार तो दे दिया। अब इक़्तिदार तो उसने चलना था। वो जो कहते थे मेरे पास 200 माशी टीम है जिसका सरबरा, चलो मैं सरगना नहीं किया, तो जिसका सरबरा होगा असद उमर साहब, वो तो पहले ही 6 महीने में फेल हो गए। और फिर जिस पीपल्स पार्टी को लानतान करते उसी के वजीर खजाना को क्या है। फिर हमाद अजहर को एक हफ्ते के लिए आजमाया, वो भी फेल हो गए। वापस पीपल्स पार्टी के दौर के वजीर खजाना शौकत तरीन को ले आए। तो सवाल ये है, मैं हुकूमत की कौन सी बात की तारीफ करूं? मैं अगर भूल जाऊं कि मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, आम आदमी के हिसाब से मैं अगर सोचूं तो मैं तारीफ किस चीज का करूं? तारीफ वाली जगह तो मुझे बता दे। और अभी माशाल्लाह से चीमा साहब तो माशी एक्सपर्ट तो है ही है, वजीर खुराक भी रहे, ये माशाल्लाह डॉक्टर भी बन गए। तो मैं पिछले उस सेगमेंट पे एक जुमला से कहूंगा, भाई जब डॉक्टर रिपोर्ट लिखते हैं और उस रिपोर्ट के बाद उसका ओपिनियन होता है, और वो ओपिनियन टेस्ट नहीं होता है, वो ओपिनियन जो मेरे और आप जैसे आम आदमी जो मेडिकल डॉक्टर से नहीं हो तो वो जानते हैं कि भाई अब ये इसका कंक्लूजन क्या है। तो सवाल ये है, मैं इस हुकूमत की किस चीज की तारीफ करूं? और आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मगर चीमा साहब ने जवाब नहीं दिया। खुद शेख रशीद साहब ने आज मान लिया है कि वो जाली रिपोर्ट है। तो भाई जाली रिपोर्ट तो आपके अपने मुलाजिम ने बनाया। ये डॉक्टर फैसल कौन है? तो मुलाजिम थे उनका शौकत खानम का, उसने बनाया। आपके वजीर सेहत पंजाब ने उस बोर्ड के सरबराही की, आपने उनके खिलाफ क्या आप अगर कार्रवाई करते तो आज मैं भी आपके साथ टीवी बैठ के कहता नहीं जी हुकूमत ने अपने जो लोग हैं जिनने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लिहाजा उस बरतानिया की अमेरिका के डॉक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं दोबारा कहता हूँ चीमा साहब से, यूरोप में ऐसे काम नहीं होता है, मगर आप समझ रहे हो, यकीन करेंगे उस डॉक्टर की जो है ना वो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर उसकी जाली रिपोर्ट बनाई। तो सवाल ये कि इन चीजों को डिबेट बनाना, इन चीजों पे हम अपना टाइम जाया करना। नवाज शरीफ आ रहा है कि जा रहा है? नवाज शरीफ आ रहा है कि ओ भाई मैशत की बात करो, भाई 3.5 साल गुजर गए, आपने आवाम को क्या दी है? और मैं चीमा साहब से अक्सर मेरे मोहतरम में हर जगह सवाल करता हूँ, एक बार तो फिर आपकी तौर से सवाल करूँ, ये गाजी वाली फार्मूला में ना पता है, वो करेंगे, वो होगा, वो करेंगे, वो भाई जो कस के एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बताओ जो आपने किया है। और ये जो आप सेहत कार्ड बना के लेके घूम रहे, ये वो जाली इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड है जिससे आप एक्सीडेंट का इलाज भी नहीं करा सकते हो, जिससे कोई मूजी मरज है उस भी नहीं करा सकते हो, जिसमें अगर वो 10 लाख से बढ़ गया पूरे साल का वो भी आप नहीं कर सकते हो। आइए सिंध में
आपके पूरे पुख्तनख्वा से ज्यादा हमारा सही। 3 हॉस्पिटल का जो है ना वो खर्चा है, जहां पूरे पाकिस्तान से के अलावा अफगानिस्तान से मरीज आते हैं उसके इलाज करते हैं। बिल्कुल और सही। अभी गम्बट जो लिवर ट्रांसप्लांट है पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड का एक हॉस्पिटल है। बेनजीर ट्रॉमा सेंटर 15 मंजिला बिल्डिंग है कराची में, आप आइए देख लें, मैं आपको दावत देता हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊं। और फिर सिंध में थर में मैं अभी 3 दिन पहले थर से भी क्यों थर का हॉस्पिटल जो ना आप मेरे साथ बिल्कुल डिबेट सही करें, सही बहुत फरमाया। मैं चाहता हूं कि जरा इसी सेगमेंट में दानियल चौधरी से भी जवाब ले लूं जो चीमा साहब ने गुफ्तगू की है। दानियल चौधरी, यकीनन सवालात हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया कि जी शहबाज शरीफ साहब को बुला के पूछें कि उन्होंने क्यों नहीं पीरियोडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं जमा कराई, 8 हफ्ते के लिए गए थे, इतना टाइम लैप्स। तो क्या कहीं पे कोई डील हुई थी जिसकी वजह से हुकूमत खामोश रही? ना हाई कमीशन ऑफिस से किसी को भेजा, किसी डॉक्टर से मिले कि जनाब जाके पीरियोडिकल रिपोर्ट्स लेके आए या पूछें? जमीर साहब देखिए, मैंने तो उनकी बड़ी बातें सुनी, लेकिन ये शो करता है कि कितने नाअहल लोग हैं कि आज भी मुल्क का इनकी जब मिनिस्टर्स अपने ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो दिखाते हैं, अभी आपको पता चलता है कि आज जो महंगाई की शरह 21% पर पहुंच गई है वो इनकी नाअहली की वजह से। आज जो आपका एक्सटर्नल डेट 160 अरब पे चला गया, बिलियन पे चला गया, वो इनकी नाअहली की वजह से। आज इन्होंने जो वादे किए थे, मुझे आप बताएं ना, आप इनकी किस बात के ऊपर किस तरह यकीन कर सकते हैं जमीर साहब, जब आपको इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के वादे किए थे, चौथा साल पूरा हो गया है, आप इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं और आपके जो 20 मिलियन लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं। आप किस बातों पर यकीन कर सकते हैं? आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से 15 पे चली गई है। आप किस बात पर, किस तरह हम कह सकते हैं कि कोई बात सच कर रहे हैं? मुझे बताएं कि इन्होंने वादा किया था जमीर साहब, सबसे बड़ा वादा करप्शन के खिलाफ। क्या हुआ उस करप्शन का? कि सीपीआई इंडेक्स में आप 6 पॉइंट ऊपर चले गए हैं, आप करप्ट तरीन ममालिक में आ गए हैं, आपकी करेंसी सबसे वर्स्ट तरीन इस रीजन में आ गई है, इकोनॉमी आपकी सबसे कम है। बांग्लादेश, जिसको आप पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज बांग्लादेश के टके की कीमत रुपए से स्ट्रांग हो गई है। शहजाद अकबर, जिसने अकाउंटेबिलिटी का चेयरमैन था, जो अकाउंटेबिलिटी का फेस था, जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी थी, उसको उठा के आपने बाहर फेंक दिया क्योंकि वो खुद मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था और चीजें डिलीवर नहीं कर सक रहा था। आपके सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो आई है उसको आप कैसे साइड पे कर सकते हैं? और फिर हम कहें इनकी बातें सुनने। साफ पानी का केस, जिसने शहबाज शरीफ को और लोगों को जो क्लीन चिट दे दिया, और फिर भी आप कहते हैं आप इनकी बातों का यकीन कर लें। यार, इनकी किस बात का यकीन करें? वो कहते हैं ना, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कि व्हाट आर दीज पीपल? दे हैव लाइड टू द नेशन टिल दिस पॉइंट, दे हैव लाइड फॉर लास्ट 4 years, they have done nothing but mere lies and they continue to do so। और हम जैसे लोग बैठ के इनको डिफेंड करते हैं या बातें करते हैं कि नहीं, फॉरेन लोगों के सामने कि पाकिस्तान की सिमत सीधी हो रही है। पाकिस्तान की कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधा हो रहा है? आपके किस चीज को सीधा? दानियल, 4 साल दानियल, मेरा क्वेश्चन केस में ये स्टे ऑर्डर्स के पीछे। दानियल, ये एक्चुअली सारी बातें अगले सेगमेंट में करनी थी, लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं पे रह गया कि वाज देयर एनी डील जिसकी वजह से हुकूमत ने भी हल्का हाथ रखा? लेकिन अभी मुझे कहा जा रहा वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि जमशेद इकबाल चीमा साहब रिस्पॉन्ड दानियल चौधरी की बातों पर कि यकीनन सवालात जो हैं वो आपकी गवर्नेंस पे उठ रहे हैं और उसका जवाब जो है वो ज्यादा जरूरी है। आम आदमी को यह फर्क नहीं पड़ता कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो अदालती मामलात हैं, वो चल रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप प्लीज माजरत से मैं जो सवाल करूंगा प्लीज जरा पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आपकी कारकर्दगी के हवाले से जो दानियाल ने सवाल उठाए और कादर मंदोखिल साहब ने उठाए। मेरा सवाल प्रिसाइसली इस वक्त ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से गए थे, पाकिस्तान से गए थे, चाहे वो आज जिसको शेख रशीद कह रहे हैं कि वो जाली रिपोर्ट्स थी, क्या कोई डील थी जिसकी वजह से आपने 2.5 साल से ज्यादा अरसा ले लिया उसको फॉलो अप करने के लिए? मैं समझता हूं कि डील कहीं ना कहीं जरूर किसी ने उसको हेल्प किया है।
अब किसने किया है सच्ची बात है मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान वाज नॉट दैट पर्सन। सिंपल सी बात है, मैं जो कह सकता हूँ बड़ी मैं ये मतलब बड़ी सीधी बात करता हूँ, मुझे दूसरी बात आती नहीं है। मतलब मैं समझ इमरान खान वाज नॉट दैट पर्सन। जो डॉक्टर फैसल का नाम वो भी यकीनन वो कंफर्म करना चाह रहे थे और डॉक्टर फैसल भी डिसीव हुए हैं। सो आप कह लें कि कहीं ना कहीं हेल्प किया गया है। ये जाहिर है मियां साहब ड्रामा फैसिलिटेट किया गया, अकेले कर सकते थे। अच्छा जी, रिसीव किया गया जी, अच्छा बीट्रे किया गया, सही। अच्छा दूसरी जो बात मैं देखिए बैरिस्टर दानियाल ने बात की और मंदोहेल साहब ने बात की, दोनों ने कहा कि यहाँ इकानमी की बात होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की बात, बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो कि मैं अप्रिशिएट करूंगा जो गंबट का हॉस्पिटल है, मैंने उसकी तारीफ सुनी है गंबट का हॉस्पिटल, लेकिन इसके अलावा सिंध में मैंने कोई अच्छी खबर फ्रैंकली कभी नहीं सुनी। मैं चूँकि सिंध में काफ़ी ज़्यादा है मेरी पेनिट्रेशन है, मेरी एक एक कस्बा एक एक गाँव ऑलमोस्ट जानता हूँ मैं, तो गंबट के हॉस्पिटल की मैंने तारीफ सुनी है। तो कादर साहब इसको इस तरह की और भी एग्जाम्पल क्रिएट करें, बाकी आपके पास अच्छी खबर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कादिर मंदोखेल साहब के बाकायदा वाकई एक्नॉलेज किया है आपकी बात को। अच्छा अच्छा डेफिनेटली जी, गंबट इज ए गुड एग्जांपल जी। बैरिस्टर दानियाल साहब देखें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बाज़ औक़ात जोश खिताबत में बात कर जाते हैं। 2 करोड़ आपने कहा कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। देखें ये ऐसा अजीब सी बात है कि ये जहाँ भी आप बात करेंगे अजीब लगेगा लोगों को, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। गुर्बत के 4 स्टैंडर्ड हैं। एक है कि जिन लोगों की इनकम $5.5 से कम है, दूसरा है जिनकी $3.2 से कम है, फिर है कि $1.9 से जिनकी कम है, फिर है कि इसका हाफ $1.9 का हाफ 0.95 सेंट। ये चारों सेगमेंट पे पाकिस्तान की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, चारों रिपोर्ट और या IMF की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्टों में पाकिस्तान में चारों स्टैंडर्ड पे गुर्बत कम हुई है। चारों स्टैंडर्ड पे गुर्बत पाकिस्तान में $5.5 से पहले 78.3 थी, अब 77.6% है, 1% तकरीबन कम हुई है। फिर ये है कि आपकी जो $3.2 है ये 39% थी, आजकल 37% है। ये जो आप कह लें कि $1.9 वाली थी ये 22% थी, आजकल 21% है। और जो $0.95 थी ये 5.2% थी, आजकल 4.8% है। ये फिगर आप देखें, हम ना स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। ये 2 साल पुरानी फिगर, कुछ 4 साल पुरानी फिगर आप सुन के तो कहीं बोल पड़े तो बड़ी अजीब सी लगती है। यहाँ पे इकोनॉमी में जब भी बात करेंगे आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप फिगर बोलेंगे। लिहाजा चारों स्टैंडर्ड, ये कभी कल प्रोग्राम कर लें, परसों कर लें, हम इस पे बैठ के बात करें कि ये आप कुछ लिखी पड़ी बात ले आना किसी स्टैंडर्ड किसी की, मैं मान लूंगा। ये चारों गुर्बत के स्टैंडर्ड के हिसाब से पाकिस्तान में चारों पैरामीटर पे गुर्बत कम हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब गए थे, 2018 की बात करता हूँ, 2018 में जो यहाँ पे आप कह लें कि जो बेरोजगारी थी ये थी 5.4% थी, और जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे उनमें बेरोजगारी थी 20.1%। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की यहाँ पे बेरोजगारी थी 20.1%, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर और ये वो सारे लोग आते हैं। आज पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में भी इससे गुर्बत का बेरोजगारी कम है। और आज का आप डाटा निकालें, वर्ल्ड बैंक का निकाल लें, IMF का निकाल लें, किसी का निकाल लें, 2018 से आज बेरोजगारी कम है 0.4%। एक बात। फिर आप एक और थोड़ा सा बड़े क्विक मेंटली बड़ी जल्दी आप हिसाब लगा लेंगे। 2000 में आपकी टोटल पॉपुलेशन थी, आपकी पॉपुलेशन टोटल थी 145 मिलियन। 145 मिलियन का 2% के हिसाब से भी अगर आबादी बढ़े तो आपका 28 लाख लोग सालाना बढ़ते हैं, 30 लाख लोग। 30 लाख लोग आज जो 2001 में पैदा हुए, 2 में पैदा हुए, आज जॉब मार्केट में आ रहे हैं। वो 30 लाख लोग सालाना जॉब मार्केट में आते हैं। जो 30 लाख उनमें से बच्चियां अगर सारी जॉब ना भी करें, पाकिस्तान में कल्चर है कि सारी बच्चियां जॉब नहीं करती, तो 20-22 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। अगर 3 साल में बेरोजगारी कम हुई है तो 20-22 लाख लोगों को सालाना जॉब मिल रही है, तब बेरोजगारी कम हुई है। हमने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, हम 60 लाख लोगों को, अगर हम 20 लाख लोगों को सालाना जॉब दे रहे हैं तो 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरियां लोगों को दे के जाएंगे। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हम नौकरियां नहीं दे रहे। ये 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है, तो फिर यहाँ कम हुए हैं 0.4%। ठीक है, फिर अगर आपने जो बात की कि आप ये जो एक बात आपने और की है, एक बात आपने और की है कि सीपीआई इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने करप्शन की बात की। करप्शन में 2 चीजें आई हैं सामने। एक आई है एलीट कैप्चर्ड। अगर नवाज शरीफ जैसा 2 अदालतों का सजा याफ्ता आदमी बाहर चला जाए तो एलीट कैप्चर तो है ये।
अगर शहबाज शरीफ के बेटे चलिए, इतवार बिल्कुल मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा चीमा साहब चीमा साहब माजरत से बिल्कुल चीमा साहब कहां गया? चीमा साहब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मुजरम को चीमा मुजरम साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट बार जो है चीमा साहब के अदालत में कहे कि इसको दोबारा आने दिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल चीमा साहब कहां गया? सही सुप्रीम चीमा साहब मैं चाहूंगा कि बैरिस्टर दानियाल भी इसका जवाब दे दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं जरा कादिर मंदोखिल साहब की तरफ भी जाऊं। शेख रशीद साहब ने आज एक बात की है धरनों के और ये जलसों के हवाले से और ये डील और ढील के हवाले, मैं चाहूंगा कि जरा शेख रशीद का वो शॉर्ट भी सुनवा दें और फिर मैं दानियाल कादिर मंदोखिल और फिर दानियाल से भी कमेंट ले लूं इस पर। ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। 3 महीने हैं, मैं 1 महीना गुजर गया, 60 दिन और हैं। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे। अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। जी कादिर मंदोखिल साहब, अगर मेरी उर्दू तो बड़ी कमजोर है, मगर थोड़ा सा इनकी गुफ्तगू पे अगर आप गौर कर ले तो वो कहते कोई डील नहीं हुई है, कोई फलान नहीं हुआ है और कोई अदम एतमाद सदारती इंतखाबात नहीं हो रही है, डील नहीं हो रही, तो चलो समझ जाता है। अदम एतमाद नहीं हो रही, ओ भाई अदम एतमाद अपोजिशन ने दाखिल करना होता है। आप कैसे कह सकते हो कॉन्फिडेंस से? तो इसका मतलब ये है कि वो अननोन टेलीफोन नंबर टेलीफोन आपके पास पड़ा हुआ है, जहां मर्जी आप घुमा दो, जिसको मर्जी आप ब्लैकमेल कर दो, जिसको मर्जी आप प्रेशराइज कर दो। या क्या शेख रशीद की बात की, जो शख्स खुद कहता है मैं गेट नंबर 4 के पैदावार हूँ। आपको पता है बिलावल साहब ने कहा ना तो मैं गेट नंबर 4 को जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ। तो जो शख्स अपने आप को पॉलिटिकल लीडर कहते हैं, पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं, वो खुलेआम कहते हैं मैं गेट नंबर 4 के पैदावार हूँ। अब इनकी बातों में मैं क्या बात करूँ, ये कोई सियासी आदमी है, समझिए ना। और फिर इतनी बड़ा ओहदा, चीमा साहब जवाब देंगे, इतना बड़ा ओहदा न ये सिंगल आदमी है, 2,500 वोट लेते थे, उनको पूरा वजारत खारजा हवाले कर दिए इस शख्स को। चलो छोड़े उस बात को भी। चीमा साहब की बात बड़ी जबरदस्त बात थी जो उन्होंने कही है। अब अगर जमीर हैदर साहब मैं हल्के से मुंतखब हुआ हूँ, चीमा साहब भी एक हल्के के, अगर मैं लोगों से वादा करता हूँ कि यार मैं आपको मिसाल के तौर पर 1,000 नौकरियां दूंगा और वो 1,000 नौकरी में नहीं दे सकूं और मैं साल के आखिर में बोलूंगा यार किस किस ने खुद ही जॉब ढूंढी है, ओ जी तो मेरे एरिया में 2,000 लोगों को जॉब मिल गई। ओ भाई वो मैंने थोड़ी दी है, वो तो उन्होंने खुद जॉब ढूंढी है, खुद कंपनी में काम किए। जॉब तो वो है जो मैं दूंगा उनको, 100 दूंगा, 1,000 दूंगा, 2 लाख दूंगा। आपने तो 1 करोड़ नौकरी की बात की, यह बात कहां से घुमा के अगर लोगों ने खुद ही जॉब कर लिए, पैदा कर लिए और प्राइवेट कंपनी में उसको आप अपने खाते में ले रहे हो, इस तरह अगर कहो तो कादिर मंदोखिल साहब आप ही से मुखातिब हूं कि अगर सिंध हुकूमत ऐसा माहौल दे चुकी है या दे सकती है या दे रही है जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को जाएगा ना, तो वो आप लेंगे भी क्रेडिट। तो मेरा ख्याल में जमशेद चीमा साहब ने भी उसी हवाले से बात की है कि नहीं जमीर साहब मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। इन दोनों बातों में थोड़ा सा उर्दू पे गौर करें, फर्क है। अच्छा। फर्क ये है कि मैंने आपको अपने हल्के के हवाले दिया, अगर मैं कहता हूं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो मैं 1,000 लोगों को नौकरी दूंगा, वो अलग है, क्योंकि लोग गिनेंगे मैं कहां उसको जॉब दे रहा हूं। और अगर मेरे हल्के के लोग खुद ही बेचारे इधर उधर धक्के खा के नौकरियां मिल जाती है प्राइवेट अदारों में, तो वो मेरे खाते में नहीं आएगा, वो उनके अपने खाते में जाएगा। हाँ, अगर मैं माहौल ऐसी पैदा करूं हल्के में, इस तरह इंडस्ट्री बनाओ, इस तरह कोई कारोबार करूं तो जिससे लोगों को रोजगार मिलेगी, तो यकीनन उसका इनडायरेक्ट क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। मगर जो मैंने वादा किया था वो क्रेडिट तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन आप मुझे मंदोखिल साहब वो सही है, लेकिन ये जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि जनाब अब इन तिलों में तेल नहीं है, ऑपोजिशन यानी कि 27 फरवरी को भी आके बेशक शौक पूरा करके देख लें, और फिर जो पीडीएम कर रही 23 मार्च को, उस पर जरा कमेंट कर दें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तिलों में तिल नहीं है, हमारी कमानियां बैठ गई है, सब बढ़ गई, भाई तो तू तो पूरा इंजन तुमने बाहर से फिट करा है, तुम्हारा तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है जिसको हम सियासी कहेंगे, तो फिर किस बात की परेशानी है ना। आपके लोगों ने वो जाके आपका जो पीर साहब है उसने उसी दिन एग्जैक्टली 26 तारीख को 27 तारीख को घुटकी से किए लोगों को तसादम में उलझाने के लिए, तो फिर क्यों परेशान होते? फिर मैंने तो इस्लामाबाद
हमें आने दो, आने हम दें कुछ नहीं इस्लाम, कर रहे सही। हैं। हम पहले भी वादा दानियाल- कर चुके हैं। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि हम कोई गैर जमहूरी हरकत नहीं करने वाला सही। है, न शलवार कमीज लटकाने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, न पीटीयू पे हमला करेंगे, न पुलिस वालों को थप्पड़ मारेंगे, न ऊंडी की तरगीब देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सही। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में जदोजहद करेंगे, तहरीक चलाएंगे, असम्बली के बाहर भी, असम्बली के अंदर भी आवाम को इनका मकरू चेहरा दिखाने के जिस तरह लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर कोई अब ऐसा फैसला आया तो फिर हम इनका घेराव करेंगे अदालतों का, वो भी काम नहीं करेंगे आप पीपल्स पार्टी वाले? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दानियाल चौधरी, दानियाल दानियाल चौधरी शेख रशीद साहब की बात पर जवाब देते हैं। वो कहते हैं शौक पूरा करके देख लें, ना आप कोई ढील हो रही है ना कोई ढील हो रही है। बार बार एक्सप्लेनेशन क्यों देने की जरूरत पड़ती है? अभी कुछ दिन पहले डीजी ISPR साहब वाजे तौर पर कह के गए हैं कि भाईजान डील वील की कहीं पे कोई बात नहीं है, जो कहता है उससे पूछें कौन कर रहा है, किससे कर रहा है। तो ये बार बार क्यों एक्सप्लेनेशन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ रोज कबल बात की, शेख रशीद साहब भी बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो कहती है हम इस कंसेप्ट के वैसे ही खिलाफ है, ना की थी ना करेंगे, ना की है, अभी ना कोई बात चल रही है। जी दानियाल। जमीर साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज कह दूं कि काश ये लोग अपने महलों से, अपने बनी गला के महलों से नीचे उठते हैं और इनको पता चले कि गुर्बत के क्या हालात हैं। इनको पता चले गरीब बंदा क्या झोलियां भर भर के इनको बदवाएं दे रहा है, और इनको, और अगर वो से फुर्सत भी वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। मैं इनको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना देता हूं, और आपके प्रोड्यूसर को मैंने भेज भी दी जिसने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया था। वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड द पॉवर्टी इन पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड बाय 4.4% टू 5.4% in 2022 over 2 million people. मैंने 2 मिलियन का, over 2 million people have fallen below the poverty line. 2015 में 24.3% लोग थे पॉवर्टी लाइन के नीचे, 2021 में 39.2% लोग हैं। आज 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो पाकिस्तान में फॉल करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा नौकरियां दी थी, आपकी उसी सांस में वर्ल्ड बैंक कहता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज 5 million people have lost jobs in Pakistan. 5 million people, सर, ये इन्होंने वादे किए थे नौकरी देने के, इन्होंने बेरोजगारी खत्म करने के वादे किए थे, इन्होंने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का वादा किया था। इन्होंने इस रीजन में मेरे जैसे और कितने नौजवान लोग शायद वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते हैं, वो शायद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनको एक शायद उम्मीद थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिमत और बेहतर हो जाएगी, इसमें फॉरेन रेमिटेंस जितनी आ रही है वो उससे डबल होके इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर दुरुस्त सिमत में जाएगा। लेकिन इट इज सो अनफॉर्चुनेट, नॉट इवन अ सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर इज ऑन द राइट ट्रैक। दानियाल, 4 साल गुजर गए हैं। सही दानियाल, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। जहां पे आपने कहा कि इनकी पॉलिसीज, तो वहां पे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसीज जो कि हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन में मदद की जाएगी, तो इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ सही भी हो रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दानियाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक तो प्लीज कंक्लूड कर दें, और दूसरा ये कि ऑपोजिशन शौक पूरा करके देख ले, डील या डील नहीं हो रही, इस पर जरा जल्दी से कमेंट कर दें क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। फिर मैं चाहता हूं कि जमशेद इकबाल चीमा साहब रिस्पॉन्ड कर दें। 30 सेकंड। हम ना कल ना आज डील के मुंतजर हैं, डील और ढील के वो मुंतजर हैं जिन्होंने इस मुल्क की मैशत को तबाह किया, 4 साल लोगों से झूठे वादे किए। आज 4 साल पूरे होने के बाद भी CPEC जो पाकिस्तान की बैकबोन थी, चाइनीज प्रेसिडेंट की मिन्नतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे मिल लो। आज 4 साल पूरे होने के बाद भी आज भी पाकिस्तान की कोई सर जा रहे हैं 4 साल, वो वाकई जा रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलें क्विकली बताएं। जा रहे हैं क्योंकि वो जा रहे हैं और जाते जाते अलविदाई जो मीटिंग करने आ रहे हैं ना, इसलिए करने जा रहे हैं। और आपको जब वो वापस आएंगे तो इंशाल्लाह उसके कुछ महीनों कुछ हफ्तों में वो तो कहते हैं ना अदम एतमाद होगा, ना कोई डील होगी ना कोई ढील होगी, ये शौक पूरा कर लें, कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है। क्विकली, तो इनके तिलों में तेल है जो झूठ और धोखे से आए हैं, जो अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, जो अवाम के साथ झूठे वादे करते हैं। ये हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को डेवलपिंग नेशन का स्टेटस दिया, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान मैं मेरे पास अब वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जमशेद इकबाल चीमा साहब मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि डील लेने की भरपूर कोशिश की गई, कहीं पे मियां शहबाज शरीफ साहब
मतलब जस्ट शॉर्ट ऑफ पैर पड़ने तक भी गए, लेकिन मामला नहीं बने। और आज जो सारी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि ये वाकई आएंगे 27 फरवरी को और 23 मार्च को? जमशेद इकबाल चीमा साहब। कादिर मंदोखिल साहब, आप ही जरा बता दें कि अब क्या लाएअमल क्या होगा? 27 तारीख को आएंगे, निकलेंगे, और क्या कोई अदम एतमाद की सूरत हाल बन रही है? हमारी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में यहाँ कराची से जो काफिला निकलेगा और इस्लामाबाद तक पहुंचने से पहले ही ये जो अभी से इनकी जो बेसाख्ता बोल रहे हैं, ये इनको पता चल जाएगा। ये परेशान क्यों आने दो। बाकी डील की बात कीजिए, अगर हम डील पे यकीन रखते तो मेरे शहीद का जो है ना वो झूठे मुकदमे में फांसी नहीं होता। अगर डील करते तो मेरी शहीद बीबी रानी जो है ना वो दहशतगर्दी का शिकार नहीं होता। अगर डील होता तो आज बिलावल साहब वज़ीर आज़म होते। हम किसी डील विल पे लानत बेचते। ये जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर अवामी लोग है और अवाम की अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह, इनको लग पता जाएगा। चलें, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब, जमशेद इकबाल चीमा, दानियल चौधरी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।